मेरे फादर कर्नल ओम प्रकाश सिंह जी आपकी 71 की लड़ाई में थे। 71 की लड़ाई? हाँ जी, अच्छा। 71 की लड़ाई में थे और पाकिस्तान की उन्होंने जम के उन्होंने सामना किया था। पहला इंडियन था उस होटल में, वहाँ का सबसे बड़ा होटल है, अगेन मैं रिमाइंड कर दूँ, उससे बड़ा नॉर्दर्न आयरलैंड में कोई होटल है ही नहीं आज की डेट में। और रिसेप्शन पे पहला इंडियन था जब मेरी फ़ोटो लग के नीचे मेरा नाम लिखा और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिखा गया। क्योंकि मैं समझता हूँ आप 3 चीज़ें दे दें, शिक्षा दे दें, दवा के पैसे, दवा अरेंज कर दें, और अगर लड़की का ब्याह करा दें, तो मैं समझता हूँ एक इंसान का जीवन 10 साल मिनिमम बढ़ जाएगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का CIB इंडिया न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में चुनावी समर, चुनावी घमासान मचा हुआ है। पूर्वांचल सभी पार्टियों के लिए एक ज़रूरी हिस्सा हो गया है, एक ज़रूरी चीज़ बन गया है। एक पूर्वांचल पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पूर्वांचल पर ही सारे लोगों का फोकस है। ऐसा लग रहा है कि बगैर पूर्वांचल के इस बार किसी भी पार्टी की सत्ता में आना नामुमकिन सा है। तो आप देख लीजिए, अगर भाजपा का बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पूर्वांचल पे फोकस कर रही है। तो हम लोग चुनावी कवरेज में जगह जगह लोगों से बातचीत करते हुए, जनता से संवाद करते हुए, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। और हाटा विधानसभा है, 334 नंबर ये विधानसभा है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, जैसा आप देख रहे हैं, SR का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे हम रुके तो यहाँ पर इस पेट्रोल पंप के जो ऑनर हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। नाम है उनका समरेंद्र प्रताप सिंह। आपसे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि जब मैंने इनसे बातचीत किया तो मुझे लगा कि इनकी स्टोरी को, जो हम दोनों के डिस्कशन में निकल के आई चीज़ें, तो मुझे लगा क्यों नहीं एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी जो स्ट्रगल से भरी हुई है, लेकिन सक्सेस की एक अनूठी कहानी है, सफलता की एक अनूठी कहानी है इनके जीवन से जुड़ी हुई। तो मुझे लगा कि ये मोटिवेशन हो सकता है उन हज़ारों युवाओं के लिए, उन लाखों युवाओं के लिए जो अपने कैरियर के लिए, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए हम सीधा जुड़ेंगे समरेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ और उनसे ढेर सारी बात करेंगे उनके जीवन से जुड़ी। तो सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आप यहाँ आए, मेरा दिल से आपको धन्यवाद। हम लोग ऐसे ही गुजर रहे थे, पेट्रोल पंप आपका आया और यहाँ पे आए, आपसे बात हुई, कुछ लोगों से भी सुन रखा, आसपास के लोगों से बातचीत किया, तो पता चला कि एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पे रहता है जो तमाम विदेशों से घूम घाम करके अब आए हैं अपनी माटी में और बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं। साथ ही कोरोना के टाइम में भी आपने कुछ लोगों की मदद किया है। उन सभी चीज़ों पे आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम समरेंद्र प्रताप सिंह है। मेरे पिताजी का नाम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ओम प्रकाश सिंह है, वो फौजी थे। मेरी माताजी नहीं है, मेरी एक छोटी सिस्टर हैं जो आर्मी ऑफिसर से ही उनकी शादी हुई है और भी जैसलमेर में है। मैं भी शादीशुदा आदमी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, शौर्य प्रताप सिंह और अक्षरा सिंह। और मैं मूलतः ग्राम व पोस्ट एहरौली बाज़ार का रहने वाला हूँ। और ये मेरा पूर्णतः परिचय है। और मैं आप बताएं, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? चलते चलते बात करें। हाँ जी, हाँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? मेरे पिताजी फ़ौज में थे, तो उनकी पोस्टिंग, जैसे आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में कहीं भी हो सकती है। बिल्कुल। और जैसे जबलपुर, भोपाल, फिरोजपुर पंजाब में है, गोरखपुर में भी मेरी स्कूलिंग हुई, कलकत्ता में हुई। मैंने अपनी 10+2 मतलब 12वीं कक्षा मैंने लखनऊ आर्मी पब्लिक स्कूल APS से पास आउट किया। APS में मैं हाउस कैप्टन भी था, नंदा हाउस था हमारा। और मैंने APS आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ के लिए मैं उनका चैम्पियन डिबेटर भी था। तो मैं काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हमेशा इन्वॉल्व रहा हूँ, चाहे स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई का भी मैं एवरेज छात्र हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ, 70 to 75% वाला छात्र हमेशा रहा हूँ। और क्योंकि पिताजी फौज से थे तो हमारे अंदर डिसिप्लिन की बहुत हमेशा से तगड़ी आदत रही, जो आज हमारे कामों में दिखता है। समरेंद्र, जैसा कि हम सभी, जैसे आर्मी का नाम आता है तो मन में अपने आप एक श्रद्धा भाव आ जाता है, गर्व की भावना आ जाती है। तो हम लोगों की फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं है मामला, लेकिन जैसे हम लोग अपने फौजी भाइयों को देखते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। आप तो आर्मी मैन के बेटे हैं, कैसा लगता था बचपन में? मैंने अपने पिताजी को जब भी वर्दी में और उनको अपनी आर्मी कैप लगाते हुए और निकलते हुए घर से देखा है, मेरे मन में हमेशा एक, जिसे कहते हैं, गर्व की भावना। आप ये सोचें, आप जैसे आर्मी वाले को आप देखते हैं और आपके पिताजी या घर में अभी नहीं है कोई, और आप ये सोचें कि मेरे पिताजी तो उस जगह थे और मैंने उनके साथ हर पल बिताया है। तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं। और इनफैक्ट इसमें ये बता दूं, मेरे जो बहनोई हैं, मतलब मेरे सिस्टर के हस्बैंड,
लेफ्टिनेंट कर्नल अभिजीत सिंह है, 6 महार रेजिमेंट के हैं, सेना मेडल SM है। उनको जो सुंजवान में टेररिस्ट अटैक हुआ था लास्ट जम्मू में, उसके अंदर उनको ये सेना मेडल मिला था, क्योंकि वो ही उनके इंटरव्यू पेपर में भी आपने टीवी पे भी देखा होगा, अभिजीत सिंह ही थे जिन्होंने वो कमांड किया था उनके काउंटर अटैक को। तो पिताजी का भी कभी किसी मतलब इस तरह के टेररिस्ट अटैक में कभी कोई जैसे लड़ाई वड़ाई हुई या कभी पोस्टिंग बॉर्डर वगैरह पे हुई जहाँ पे लोहा लिया हो उन्होंने, इस तरह से कोई घटना हुई कभी? मेरे फादर कर्नल ओम प्रकाश सिंह जी आपकी 71 की लड़ाई में थे। 71 की लड़ाई? हाँ जी, अच्छा। 71 की लड़ाई में थे और पाकिस्तान की उन्होंने जम के उन्होंने सामना किया था। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। तो उस वक्त 71 की जो बात है, मतलब आपने ये सुना है या नहीं? मैं तो 79, मेरी 80 की पैदाइश है जी। मैं उस लड़ाई के लगभग 8-9 साल बाद। हाँ, वो तभी आप समझ लें कमीशन होके उसी समय वो गए होंगे या कुछ साल नौकरी के हुए होंगे और वो बॉर्डर पे चले गए थे। अच्छा, फिर जैसे उनका जगह जगह तबादला भी होता रहा होगा, आज यहाँ कल वहाँ, तो इस तरह से आप लोग भी तो घूमते रहे होंगे? मैं उनके साथ हमेशा रहे हम। और पहले होता ऐसा है आर्मी ऑफिसर्स के यहाँ कि जब उनकी पोस्टिंग होती है तो पहले वो आगे जाते हैं, क्योंकि दे हैव टू टेक चार्ज, जाके आपने चार्ज लिया। और अकोमोडेशन आर्मी में ऐसा है, जब आप पोस्टिंग जाते हैं तो फ़ौरन आपको फैमिली अकोमोडेशन नहीं मिलती। अच्छा। पहले आप जाके मेस में रहते हैं, फिर कुछ टाइम बाद नंबर होता है, देखिए लिमिट है ना, घरों की तो लिमिट है, तो नंबरिंग चलती है। अच्छा। फिर आपको 1 कमरे की अकोमोडेशन मिलेगी, हो सकता है 2 कमरे की मिल जाए। मेरी सिस्टर आज जैसलमेर में है, उसके यहाँ जैसलमेर आप सोचिए बहुत प्राइम लोकेशन एज फार एज पाकिस्तान द बॉर्डर इज कंसर्न, वहाँ से ऑपरेशंस बड़े मॉनिटर किए जाते हैं। वो उसका एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है और एक छोटा सा किचन ये है। और जैसलमेर की गर्मी मैं मानता हूँ 55 डिग्री, जो वहाँ अभी मैं था, इनफैक्ट जयपुर था मैं और जैसलमेर गया था, मैंने देखा वहाँ के लोकलाइट्स ने मुझे बताया कि 55 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होती है जब पीक पे आती है। आप सोचें, आदमी उबल जाता है। आदमी उबल जाता है और वो वर्दी लगा के आपकी हिफाजत कर रहा है वहाँ। आप ये सोचें। इसीलिए देश का हर एक नागरिक अपनी सेना का सम्मान करता है। मैं मानता हूँ कि अगर आज वो कहें मेरे से कि मुझे जाके गोली खानी है सरहद पे, मैं तो सब छोड़ के आज चला जाऊँगा भाई, मुझे कोई गम नहीं है। तो पिताजी के साथ आपने घूम घूम के पढ़ाई किया हर जगह? और मेरे फादर बड़े सपोर्टिव हैं सर, बड़े सपोर्टिव आदमी। मतलब मैं समझता हूँ कि मैं 1% नहीं बन पाया। अगर मैंने वो सब चीज़ें सीख ली होती तो हो सकता है कुछ और कर दिया होता, लेकिन मैं समझता हूँ मैंने 1% उनके अंदर जो पेशेंस है, जैसे चीज़ें हैंडल करेंगे, वो मतलब डिफरेंट क्वालिटी। एंड प्लस आर्मी ने जो उनको दे दिया, वो हम कितने भी करीब रहे हों, लेकिन जो उन्होंने लिया है वो हम नहीं ले पाएंगे। सही बात। तो आर्मी के, मैं समझता हूँ आर्मी में जो आदमी गया वो अलग है, वो अलग है, इसीलिए गया और वहाँ अलग और निखर के आएगा हमेशा। उसके बाद आगे की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं, पढ़ाई लिखाई करके आगे आपने क्या किया? मेरे फादर देखिए फ़ौज से थे। जैसे कभी होता ना, सभी युवाओं का सपना होता है कि हम अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को सेट कर ले जाएं, ढेर सारे पैसे कमाएं, हमारी लाइफ फुली मतलब एंजॉय वगैरह हो, खूब ढेर सारा पैसा आ जाए, कार आ जाए, बंगला बन जाए, सबकी ख्वाहिश होती है। तो आपको ये कब समझ में आया, उम्र के किस पड़ाव में? मैं कलकत्ता में था, मैं सेंट मेरी स्कूल में 10th में था। वहाँ मेरे फादर पोस्टेड थे, रेस कोर्स के ऊपर टर्फ व्यू है, वहाँ हम रहते थे। हमारे पीछे, जस्ट पीछे ताज बंगाल होटल था, हमारे छत से दिखता था पीछे की तरफ, और जू भी पीछे था। जब आपका मेरे ख्याल से 97 का वर्ल्ड कप था, इफ़ आई एम राइट, 97 में वर्ल्ड कप हुआ, 96 में कलकत्ता में जब हुआ था, तो जो इंडियन टीम गई थी और श्रीलंका पहुंची थी, तो हम उस ताज बंगाल में ही रुकी थी, तो हम छत से देखते थे। तो मेरा उस समय ये था कि फ़ौज की तनख्वाह उस समय बहुत लिमिट में थी, और हमें जो आज मैं बात कह रहा हूँ, उस उम्र में मुझे इन बातों का अनुभव समझ में नहीं आता था। तो मेरा मन था, जब मैंने अपनी छत से उस टीम को उतरते देखा ताज बंगाल में, तो मेरे मन में आया यार लाइफ होनी चाहिए ग्लैमरस, लाइफ होनी चाहिए ग्लैमरस, आदमी के पास जो आपने कहा पैसा होना चाहिए। तो मैंने उस दिन मन बनाया कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, अगर मैं होटल में जाऊंगा तो ऐसे लोग वहाँ मिलेंगे और लाइफ बड़ी फिटफाट रहेगी। अच्छा। तो मैंने उस दिन, मुझे आज भी याद है, जब इंडियन टीम उतरी थी, मैंने सोचा था मैं होटल मैनेजमेंट करूँगा। लोग पूछते हैं आप फ़ौज में नहीं गए? मुझे फ़ौज में, मेरी आप कहें मेरी नॉलेज कम थी या मेरा एज ए इमेच्योरिटी थी, लेकिन मुझे उस समय समझ में आया होटल मैनेजमेंट करना चाहिए।
तो मैंने होटल मैनेजमेंट किया। मैंने अपना 12th आर्मी पब्लिक स्कूल से पास आउट करने के बाद ऊटी से अपना डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किया, मेरिट स्विस एशियन स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट से। उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड गया। हमारा प्रोग्राम था डिप्लोमा के कंसर्निंग में कि लास्ट का सेमेस्टर आप वहाँ कर सकते हैं प्लस पीजी कर सकते हैं। मेरे फादर जो हैं आर्मी वालों के पास इतना पैसा होता नहीं है सर। अब तो तनख्वाह बहुत सरकार ने हमारी बढ़ा दी है, कई पे कमीशन। उस ज़माने में अगर आप डेटा कंपेयर कर लें तो हमें 5 रुपए की, मुझे याद है आज भी, कोल्ड ड्रिंक आती थी गोल्ड स्पॉट, हमें घर में 10 बार सोच के मांगनी पड़ती थी, है ना। तो मैंने अपना स्टूडेंट लोन लिया 4 लाख रुपए का मैंने SBI से, जो आपकी मेन ब्रांच है, मुझे आज याद है, स्टूडेंट लोन। और मैनेजर साहब ने पूछा ये कब से चुकाएंगे आप? तो मेरे फादर ने कहा जब से ये नौकरी में आएंगे। तो ये बात, तो डे 1 से हमने ये सीख लिया कि जीवन में आपको लाइबिलिटी इस लाइफ का अंश है। आप लाइबिलिटी लिए बिना कोई इंसान भाई साहब नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता अगर आपको ईमानदारी से करना है। यार गलत तरीके से तो आगे बढ़ने के बहुत तरीके हैं। तो मैं 4 लाख रुपए लेके गया और मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मैं वहाँ से, मैंने बताया, बर्न में इंडियन रेस्टोरेंट था और इंडियन पैलेस हम कहते थे उसको, महाराजा पैलेस था। वहाँ मैंने एज अ वेटर काम करना चालू किया और वो ऐसा काम था कि हम 18 से 20 घंटे मिनिमम काम करते थे। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हमारे 50 वेटर लगे हुए हैं। वहाँ हम 2 वेटर थे, हम ही बाथरूम भी साफ़ करते थे, हम सब साफ़ करते थे और सब हमारा काम था। रात में जब घर जाते थे तो जूते हाथ में उठा के जाते थे क्योंकि तलवे इतने दर्द करते थे। वहाँ से 3 किलोमीटर हमको चल के जाना पड़ता था रात में। एक चीज़ बीच में आपको रोकूंगा, जैसे अक्सर यूपी में बात आती है जब भी जाति वगैरह को लेकर के, तो आप वसुधा ठाकुर हैं, मतलब समरेंद्र प्रताप सिंह, तो ये ठाकुरों वाला टशन नहीं आया कि यार वेटर वेटर वाला काम कौन करेगा? मैं जब जा रहा था तो जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी, होता है ना यार, मैं इसलिए थोड़ा ही बना हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पिताजी पहले इंसान थे जिन्होंने नौकरी की। हमारे यहाँ से कभी किसी ने नौकरी नहीं की थी। मेरे दादाजी स्वर्गीय ठाकुर फतेह बहादुर सिंह, वो हम जहाँ खड़े हैं इस पूरे इलाके को बसाने की, मैं समझूंगा उनको वो आभार है यहाँ की जनता का। वो पहले ऐसे थे जब राजा साहब ने उनको यहाँ भेजा कि भाई जाइए आप ये इलाका संभालिए, और ये इलाका बसना चालू हुआ। यहाँ कुछ नहीं था उससे पहले, तो वो पहले ये बने बसाने वाले। मेरे पिताजी बने पहले नौकरी करने वाले, किसी ने नौकरी की नहीं थी उससे पहले। और मैं बना पहला बाहर जाने वाला, अब्रॉड। फौज की नौकरी मुझे लगता है सेवा भाव या देश प्रेम की वजह से किया होगा उन्होंने। जैसे मैंने कहा एक बार बरसात, तनख्वाह का कोई मामला नहीं था उनको। एक बार बरसात में एक फौजी यहाँ से जा रहा था, तो बरसात बहुत तेज़ थी, तो गाड़ी घोड़ा चलता नहीं था, तो हमारे घर आ गया जो पिताजी बचाते हैं। तो आया, भीगा भागा था, और जैसी बारिश रुकी उसने अपना दूसरा यूनिफॉर्म का सेट अपने बैग से निकाला, अपने जूते पॉलिश किए। तो मेरे पिताजी इतने इम्प्रेस हो गए ये देख के, इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने कहा यार इससे अच्छी कोई चीज़ है नहीं जीवन में। जो आदमी अपना काम सब खुद कर सकता है, मैं नहीं समझता इससे अच्छी कोई नौकरी है। और फ़ौज यही सिखाती है। फ़ौज यही सिखाती है कि आपको अपना, मतलब एक तो देश सर्वोपरि है और कर्म सर्वोपरि है, तभी डिसिप्लिन है आपके पास। तो ये कहानी है। तो मैं डिप्लोमा करके लोन लेके वहाँ पहुँच गया। रेस्टोरेंट में हमने काम किया और करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठा हुए। तो उस ज़माने में मुझे नहीं पता था फ्रैंक, उस ज़माने में एक इंडियन रुपये का 38 रुपया होता था हिसाब। 38 रुपये मुझे आज भी याद है। हमें जो टिप मिलती थी ना, जैसे हम यहाँ वेटर को 10 रुपये या 20 रुपये आप दे के आते हैं। मैं अमूमन जाता हूँ, आपको बता दूँ कि मेरे पिताजी कहते हैं 20 दे दे, मैं कहता हूँ नहीं इसको 100 दे के आइए, क्योंकि मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे पता है कि उस बंदे ने कितनी मेहनत की है आपके लिए। तो मैं 100 से नीचे नहीं देता कभी, ये मतलब मेरे अंदर है। तो मैं वहाँ से टिप के इतने पैसे हो जाते थे जो कस्टमर हमारा टेबल पे छोड़ता था कि मैं 6 महीने में या 4 महीने में अपनी वहाँ से यहाँ की फ़्लाइट टिकट कर लेता था। अच्छा, इतने पैसे होते थे। तनख्वाह हम बचा लेते थे। उस ज़माने में हमारी 600-700 या 800 या 900 फ्रैंक तनख्वाह थी हमारी महीना। 900 फ्रैंक महीना थी, तो आप जोड़ लें 900 फ्रैंक, मतलब उस ज़माने में आज से 38-40 हज़ार रुपये यहाँ के बनते थे। तो आप सोचिए। फिर कब लगा कि अब हमें चलना चाहिए अपने मुल्क में, अपने देश में, अपनी माटी में, और चल के वहाँ पे काम करना चाहिए? ये भगवान की मर्ज़ी कहेंगे। मेरी माताजी का देहांत बड़ी अर्ली हो गया, एंड वो बहुत ब्रेव लेडी थी। शी वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन। और उनके जाने के बाद कोई ऐसा रहा नहीं। माय फादर वाज ऑल अलोन। रिटायरमेंट आ गई थी उनकी। हमारे पास ना घर था। मेरी बहन छोटी है मेरे से 6 साल, 5.5 साल।
उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे पास नौकरी थी लेकिन मुझे आना पड़ा, तो मैं अनएम्प्लॉयड था। तो हमें पहले छत चाहिए थी, हम किराए के घर पे रहने लगे। फिर हमने पहले किराए का घर लिया, तो वहाँ मच्छर बहुत काटते थे, जाली जूनी लगी थी। तो हमारे चाचा ने कहा, हमारे चाचा हैं यहाँ ही गांव में हैं और वो रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर है, उनका घर है राप्ती नगर में। उन्होंने कहा भाई ऊपर रह लीजिए आप। हम वहाँ रहने लगे। तो मेरे मन में एक बात मैंने सीखी, मैंने कहा यार ये मेहनत कुछ कम हो रही है, मेहनत और करनी पड़ेगी ताकि किसी दिन अपने घर में हम रहें। बिल्कुल, बात वही आ गई ना जो मैंने कहा था कि हर कोई चाहता है कि मेरा अपना घर हो, गाड़ी हो, मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरत की है सारी चीज़ें। तो मैंने रह के नौकरी, मैंने कुछ समय मैंने यहीं पे आ गया, फिर बाहर जाना मुद्दा नहीं बना मेरा। हमने घर बनवाया। घर बनवाने के लिए हमको कुछ अपनी इधर उधर की, हमारी खेती बाड़ी की ज़मीन थी, मजबूरी में हमको बेचनी भी पड़ी कि घर खड़ा कर लें किसी तरीके से। तो घर खड़ा हुआ, गृह प्रवेश हुआ और वो दिन था और आज का दिन है कि कभी मैंने पलट के देखा नहीं। मेरी बहन की शादी भी हमने करवा दी। मैंने अपनी शादी, मदर थी नहीं तो मैंने अपनी शादी भी खुद ही करवाई, मतलब अरेंज थी लेकिन भागदौड़ मेरी ही थी, मैंने खुद करवाई। और पिताजी और मेरा रिलेशन ऐसा है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ वो हैं। आज भी मैं यहाँ हूँ, वो घर पे हैं, अभी आए हुए हैं, वो 2 दिन से यहीं रुके हैं। इसके बाद मैं फिर बैंगलोर चला गया। जब थोड़ा स्थिर हो गया तो मैं बैंगलोर एक्सेस टीचर्स कॉल सेंटर कंपनी होती थी, मैंने वहाँ जाके नौकरी की। हमें अमेरिका के कस्टमर मिलते थे तो हमें रात में ड्यूटी करनी पड़ती थी, 9 से लेकर सुबह तक या 8 बजे से सुबह तक। मैंने 6 महीना किया और मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि प्रॉब्ली ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, मैं इस लाइन के लिए नहीं बना हुआ। तो मैं वहाँ से मूव ऑन किया मैंने और मैं निकल गया, नॉर्दर्न आइलैंड गया मैं, अरमाग सिटी है वहाँ पे। मैं मूनी ग्रुप ऑफ होटल्स में मैंने फिर से एज अ वेटर, क्योंकि लाइन के लिए मैं नया था, कभी प्रमोशन नहीं हुआ था, मैंने एज अ वेटर ज्वाइन किया और बहुत तगड़ी मेहनत। 1 महीने में मैं आपको बताऊँ उन्होंने क्या चीज़ देखी, क्या समझ में आई, मेहनत को उन्होंने पहचाना और मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मतलब आपका बेस्ट जिसे कहते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मर दिया। और पहला इंडियन था उस होटल में, वहाँ का सबसे बड़ा होटल है, अगेन मैं रिमाइंड कर दूँ, उससे बड़ा नॉर्दर्न आइलैंड में कोई होटल है ही नहीं आज की डेट में। और रिसेप्शन पे पहला इंडियन था जब मेरी फ़ोटो लग के नीचे मेरा नाम लिखा और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिखा गया। और उसी दिन मैं गया, मैंने कहा आज पहली प्रमोशन तो लेनी है समरेंद्र को। मैं सीधे अपनी जीएम के पास गया, वो लेडी थी, शी वॉज अ लेडी, वेरी स्वीट लेडी इनफैक्ट। मैं गया, मैंने कहा आई नीड अ प्रमोशन। उन्होंने कहा तुम सुपरवाइज़र बन जाओ कल से। तो हम सुपरवाइज़र बन गए, आपने हथौड़ा मार दिया, हम सुपरवाइज़र बन गए उसके बाद और हमने नौकरी की। दुर्भाग्यवश आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड भगवान की मर्जी का आई हैड टू कम डाउन। लेकिन जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ मैंने खुद इंडिविजुअल लेवल पे केस लिया, मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया था। इंडिया आके मैंने वो केस जीता, जिससे मैंने उस समय अपने स्टूडेंट लोन के पैसे चुकाए, जो कि 4 लाख थे और पता नहीं ब्याज बूझ लग के कुछ बढ़ भी गए हों, मैंने उस समय चुकाए। तो आई वॉज लाइबिलिटी फ्री। फिर मैं फिर लाइबिलिटी लिया, फिर लाइबिलिटी फ्री हुआ। मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आप डर जाएंगे जीवन में आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप अगर आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसे रास्ते होते हैं जो छुपे होते हैं, है ना। जैसे वो मोड़ है, आपको दूर से नहीं दिखेगा कि वहाँ कहीं राइट टर्न है, बिल्कुल, तो आपको उस मोड़ तक तो पहुँचना पड़ेगा ना। जी, बिल्कुल। तो अगर आप नहीं पहुँचेंगे, यहीं हार जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चला कि मोड़ के आगे रास्ता था और आप गए नहीं। तो ये चीज़ मैंने सीखी, तो मैं डरता नहीं हूँ। और उसके बाद मैं जब इंडिया आ गया तो हमने सोचा अब क्या करें, तो नौकरी करनी नहीं थी, पिताजी अकेले हैं। हमने यहाँ पे मैं गया, खाद का लाइसेंस लेके आया। 8 दुकानें हैं हमारी, HP पंप, आप अगर उधर चलेंगे तो एक शॉट लें, आप देखें। हमने वहाँ से एक मुर्गा काटने वाला एक बड़ा बुजुर्ग आदमी था, हमने कहा भाई हमको ये जगह दे दो, हमारी दुकान है, दुकान कर ले। तो उसने दुकान निकला, हमने धुलाई कराई और हम लेके बैठ गए। मैंने पहली 50 बोरी ली थी खाद की, मुझे आज भी याद है, क्रिप्को यूरिया आती थी। जगह जगह पहले दीवारों पे नाम लिखा क्रिप्को होता था, अब तो नहीं है इतना, इफ़को हो गई, अब तो इफ़को चल रही है। हमने क्रिप्को यूरिया 50 बोरी से मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे, मुझे याद है उन्होंने उस समय 50,000 रुपये मुझे दिए थे। और हमने वहाँ से शुरुआत की, ना इन्वर्टर ना बैटरी, समरेंद्र सिंह के गले में गमछा, छोटी सी घर की टेबल और पसीना थर गिरता था। और हम खाद बेचते थे, किसी को 100 ग्राम भी बेचते थे, 200 ग्राम भी बेचते थे। छोटे छोटे जो बैलेंसर होते हैं ना, उसमें पेस्टिसाइड के बारे में सीखता था लोगों से जाके, कौन सी दवा किस लिए देनी है, मैं रट के रखता था, लिख के रखता था। रोग कॉमन होते हैं ना,
मैंने रट रखी थी। अच्छा, खाद के लिए हमारे यहाँ अक्सर मारामारी होती रही है, पहले भी, आज भी कुछ ऐसा होता है, किल्लत होती है, तो कुछ ऐसा वाकया है कि कभी आपकी दुकान पे भीड़ भाड़ आई हो खाद को लेकर के? हमने खाद एक बार, काफ़ी पहले की बात है ये, उस समय बड़ी शॉर्टेज थी खाद की और इत्तेफाकन हमारे पास खाद थी उस समय, और मुझे याद है आज भी ज़िले में कहीं खाद नहीं थी। अच्छा। तो हमारी फर्म का नाम था लक्ष्मी ट्रेडर्स, और हमने खाद तब बेची थी, और लोगों ने बड़ी धन्यवाद दिया क्योंकि ये इलाका बच गया था कम से कम। और ये इत्तेफाक था कि मेरे पास उस समय 500 बोरा या जो भी, मैंने अपनी सीसी SBI से करा ली थी उस समय तक। मेरी सीसी उन्होंने उस ज़माने में 1 लाख या 2 लाख की थी, तो मैंने कहा ये इतना तो भर लिया जाए। 2 गाड़ी हमने काफ़ी पहले लेके रख ली थी, भाई छोटे व्यापारी थे, जब मिलता है तो लेके रखते थे, और वो उस समय काम आ गया के लिए लक्ष्मी ट्रेडर्स ने खाद बेची थी। सोने पे सुहागा हो। सोने पे सुहागा हो गया। फिर ये पंप के बिजनेस में कब आए, पेट्रोल पंप वगैरह? ये पंप के बिज़नेस में इनफैक्ट ये मेरे फादर का वो था, और उन्होंने ये SR जब इंडिया में आई थी तो उन्होंने वांट डाला था, आई डोंट नो कैसे हुआ, आई वाज वेरी यंग दोज डेज। तो उन्होंने दिल्ली मिले, वो पंप दे रहे थे, उनका सिस्टम था अपना, उन्होंने ये पंप ज़मीन थी अलॉट कराया। इसमें हमारे चाचा भी आधे पार्टनर थे उस ज़माने में, वो सर्विस में थे, तब पापा रिटायर हो गए थे। और जब मैं वापस आया तब इस पंप को बनवाने का काम भी मुझे दिया गया। तो खेत का गेहूँ बिकता था तो ईंटा आता था और यहाँ लगता था, काम ऐसे होता था। बड़ी मेहनत हुई। ऐसे होती थी। हम तेज़ी में रहते थे कि जल्दी सप्लाई करके गेहूँ या धान जो भी है हम लाएं पैसा, और जल्दी जल्दी काम चालू रहे, इधर उधारी, सबका इसका चुकाएं उसका चुकाएं, तो अब इससे लें, अब इससे सीमेंट लें, बालू मंगाएं, काम ऐसे होता था। लेकिन हमने लेबर की पेमेंट कभी नहीं रोकी, लेबर डे टू डे पेमेंट होता था, तो हमारे पास पैसा बाकी चीज़ों के लिए कम रहता था। ये पंप हमने बनवाया, उसके बाद आप बाज़ार में HP वाला आया, HP वाला भी हमने अलॉटमेंट ले लिया था। तो HP वाला इनफैक्ट जहाँ 8 दुकानें मैंने बताया उनको गिरा के हमने बनाया था वो पंप, और उसके सामने मैंने अपनी बाज़ार में नई दुकानें बना दी थी ताकि एक चीज़ रहनी चाहिए हमारी। तो हमारे चाचा जब रिटायर हो के आए उन्होंने HP पंप ले लिया, हम राज़ी खुशी यहाँ आ गए। 2 साल पहले, या आई थिंक आज तो 7-8 साल पहले हुआ है ये, यहाँ सब ये बियामान था, अब आज सन्नाटा था। आज तो इनफैक्ट आप देखें तो रौनक है, एंड SR इज़ डूइंग वेल, हम मेहनत है यहाँ सबकी, अच्छा चल रहा है। और मेरा एक ख्वाब था जब वो पंप मैंने दिया चाचा को, जैसे कहते हैं ना आपके मन में एक वो होती है, एक लालसा हो जाती है, मेरे मन में था कि मैं कई पंप चलाऊं, ख्वाहिशें होती हैं। तो मैंने 3 पंप एक साथ चलाए। मैंने टांडा रोड पे SR है फैज़ाबाद से, वो समरेन से मेरे पास था। मैंने BPCL का कोको है आपका मवई में, वेरी हाई सेलिंग पंप, 5 एकड़ का पंप है वो मेरे पास था। मैंने जब कोरोना शुरू हुआ फरवरी में, मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। मैंने 3 पंप चलाए प्लस SR में। मैं आपको बताऊं, SR में हम साई फिलिंग वाज द फर्स्ट ट्रांसपोर्टर, हम तकरीबन 15 गाड़ियों पे पहुंच गए, लार्जेस्ट फ्लीट साई फिलिंग की थी। अच्छा, मैंने वो भी अपना अरमान पूरा किया, मतलब तेल लाइन में जो काम हम कर सकते हैं मैंने वो किया। और अब तो मेरी फ्लीट नहीं है बिकॉज वी मूव्ड ऑन। हमने थोड़ा सा मार्केट कंजेशन प्लस कोरोना हिट एवरीथिंग, हमने वो फ्लीट धीरे धीरे सबड्यू कर दी, ख़त्म की। हमने कोरोना का नाम लिया, पूरे देश में तबाही मची थी, या देश में कहें या पूरे विश्व में तबाही मची थी, और हर कोई परेशान था। तो कुछ जैसे सोशल वेलफेयर वगैरह का भी कुछ काम अगर किया हुआ आपने? एग्जैक्टली, ये हमारा हिरौली थाना है, मैं तो इनको आभार प्रकट करूँगा। और हम कहते हैं कि पुलिस ये नहीं करती, लेकिन हम ये नहीं जानते जो अच्छा करती है उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। बिल्कुल, कमी तो आप में भी है, मुझ में भी है। बिल्कुल। अच्छाई की तारीफ़ तो करें। इन्होंने कोरोना कार्यकाल में आई थिंक इन्होंने जैसे मुझे अप्रोच किया, कई लोगों को किया होगा, और तभी मुझ में जागरूकता आई है, तो श्रेय इनका है। इन्होंने कहा भाई कुछ राशन आप लोग दें ताकि जहाँ लोग लॉकडाउन है या ये है हम जाके वितरण करें। उस समय चीज़ें संभल रही थी, सरकार संभालने की कोशिश कर रही थी, इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। उस समय हमने सोचा कि हमारा बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, तो मुझे समझ में आया ये ज़रूरत अनफोर्सीन है, ऐसा कभी हुआ नहीं था देश में, और इसमें वी हैव टू पुट अप एन एग्जाम्पल। तो हमने सबसे आगे बढ़ के, और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ योगदान इनको दिया कि आप जाइए, आप दीजिए। उसके बाद जितने भी यज्ञ हमारे इलाके में, मुझे उस समय से लगा कि रिलीजन, आपने कहा, मैं नहीं समझता रिलीजन कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो सकता है। रिलीजन, भगवान ने कभी हमें रिलीजन दिया नहीं था। मैं भाई देखिए, मेरी ये अपनी राय है, ठीक है, ये हमने इंसान का रिलीजन है। आप मानते हैं कुछ, मैं मानता हूँ कुछ, डिफरेंस ओपिनियन सब में है, लेकिन इंसान तो इंसान है ना यार, जीने का हक तो सबको है, तो सबको जीने दीजिए, मैं ये सोचता हूँ।
और कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एक ही जैसा बनाते एक जैसा बनाता है, एक ही जैसा सभी लोग पैदा होते हैं, कोई बदलाव नहीं, सबके रगों में खून ही है। खून ही है। बिल्कुल। और आप सबको, मैं नहीं समझता कि छोटा बड़ा कुछ होता है। मैं तो अपने स्टाफ में बोलता हूँ, यार देखो मेस्तर यहाँ कहते हैं स्वीपर को, मैं स्वीपर मेरे घर आता है, मैं बैठा होता हूँ, अगर यहाँ गाँव में मैं हूँ, मैं उसको बुला के बोलता हूँ इसके लिए चाय लाओ। अब दिवाली है, आप कहेंगे 20 रुपये दे दो, मैं कहूँगा क्यों 20 रुपये दे दूँ, तुमने मिठाई का डिब्बा दूसरे को दिया, उसको क्यों नहीं दोगे? भाई इंसान है आज की डेट में। तो मैं ये समझ, दैट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर, मैं समझता हूँ, जो हमारे देश में थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली कमी है। सही, मैं ये समझ। चलिए अब आता हूँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल में। हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2022 का समर शुरू हुआ है। हम लोग जनता से सियासत की नब्ज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप समाज सेवा के भी आपने काम किए हैं और देश विदेश का अनुभव भी है आपको। वहाँ काम करना कैसा रहा, यहाँ का सिचुएशन कैसा, हर एक चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो क्या लगता है कि हाल के सालों में अगर भारत का जो राजनीतिक सफ़र है या उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सफ़र है, उसके बारे में क्या कहना आपका? अब तक कुछ पार्टियों की सरकारों को अगर आपने देखा हो, जैसे अभी योगी जी का शासन चल रहा है, उसके पहले अखिलेश जी का था, उसके पहले मायावती जी का था, तो इन सब में अगर मैं तुलना करने को कहूँ तो आप किसे बेटर मानते हैं? आपका क्या सोचना है इस पर? मैं सरकार के साथ नहीं जाता, मैं भाजपा या कांग्रेस नहीं मानता, मैं इंडिविजुअल मानता हूँ। मैंने उसीलिए आपके विचार मैं इंडिविजुअल मानता हूँ। तो मैं इसमें भाजपा या सपा की बात नहीं करेंगे। मैं ये कहूँगा कल को अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे हो तो मैं तो उनके साथ जाऊँगा, मायावती जी कर रही हूँ मैं तो उनके साथ जाऊँगा, सोनिया जी कर रही हूँ मैं तो उनके साथ जाऊँगा, आज अगर योगी जी कर रहे हैं मैं उनके साथ जाऊँगा, और मोदी जी कर रहे हैं तो उनके साथ जाऊँगा। तो इट इज़ नॉट द पार्टी, आई थिंक इट इज़, मैं ये समझता हूँ कि देश हित में जो चलेगा हम उसके साथ जाएंगे। और देश आज प्रोग्रेस कर रहा है। हम किसी भी डेटा को उठा के देख लेते हैं, हमारा चाहे लिटरेसी रेट ग्रोथ हो, चाहे हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ हो, चाहे हमारी जीडीपी जो भी आप कहें बाहर से आ रहा है 4x वॉट एवर यू से, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेटा आप देखें, अपार्ट फ्रॉम कोरोना ने जो इफेक्ट किया हो, आई डोंट नो। कोरोना में भी अभी मैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक कोर्स कर रहा हूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे मैं क्लासेस कर रहा हूं। मेरा अगला प्लान है कि आई नीड टू गेट इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस। तो मैंने उसमें ये अभी सीखा, अभी 3 दिन की मेरी क्लास हुई है। कोरोना में इंडिया का एक्सपोर्ट रेट ग्रोथ हैड ग्रोन, इट डिड नॉट फॉल, इट डिड नॉट फॉल। तो आज अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखते हैं तो इंडिया हैज़ अ वेरी गुड स्टैंडिंग एंड ऑफ द डे। लेकिन चीज़ों को अगर आप कहते हैं कुछ ख़राब है तो उसको सुधरने में, यार बच्चा जब पैदा होता है और बड़े होने में कितना मेहनत हम करते हैं। ये तो वही बात होगी समरिंदर, देखिए जैसे कहते हैं ना लोग कि मोदी जी ने जब से देश की सत्ता संभाली, यार संभालने में कुछ तो टाइम लगेगा। 5 साल का टाइम मांगा था, अब तो दूसरा सफ़र भी जारी है, वो भी 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे आपने कहा कि सरकार की चीज़ें बेहतर हुई है, सरकार के काम करने के तौर तरीके बदले हैं पहले की अपेक्षा, तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसे पॉइंट्स को आप इंडिकेट करें ताकि हमारे व्यूवर्स भी, देश की जनता भी जान सके कि हाँ किन मामलों में, किन मुद्दों में इम्प्रूवमेंट हुई है या सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। मुझे ये लगता है कि आजकल मैं गड्ढे वाली सड़कें देखता नहीं हूँ, जल्दी मुझे ढूंढनी पड़ती है। अच्छा, गड्ढा मुक्त हो गया है? मैंने कहा ढूंढनी पड़ती, मैंने ये नहीं कहा कि मुक्त हो गया। मैंने कहा खा रहे हैं हम लोग जगह जगह खा रहे हैं, मैंने कहा ढूंढनी पड़ती है। हाँ। मुझे यही याद है, मैं गोरखपुर से लखनऊ जाता था गाड़ी चला के सर, 8 घंटा। मैं वो काम आपसे कहूँगा जो मैंने किया, दुनिया का हर काम मैंने किया नहीं है। 8 घंटे लगते थे, आज कितना टाइम लगता है मुझे बताइए। इट माइट बी अ सेंटर प्रोजेक्ट, मैं ये नहीं कहता। इम्प्लीमेंटेशन देखिए, आप क्लास की किताबें आती हैं, टीचर कैसा पढ़ाएगा, बात तो ये है ना। बच्चा पास और फेल जाते तो टीचर के पास ही है ना, जिसने किताब छापी वहाँ तो जाते नहीं है। सही बात है। तो हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, और मुझे ये लगता है आप भी एजुकेटेड हैं, मैं भी एजुकेटेड हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा जो अनएजुकेटेड है वो नहीं समझेगा। ज़रूरी नहीं किताब ज़रूरी नहीं है कुछ समझने के लिए, जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ उससे ज़्यादा सीखते हैं। तेंदुलकर तो 10वीं फेल है भाई, मैंने तो सुना है, सर्टिफिकेट नहीं देखा। नहीं बिल्कुल। तो बताइए, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। शायद पढ़ लिख लिया होता तो ऐसा ना होता, किसी कंपनी में इंजीनियर होता तो इंजीनियर होता। वही कह रहा हूँ। तब बताइए आप। तो मैं इम्प्लीमेंटेशन है, अब ये देश जो है इसको उठने में, आप कहते हैं ये चीज़ें किसी से छुपी थोड़ी ना है, ये तो आपके सामने डेटा। आप आज तो गूगल इतना एफिशिएंट हो गया, आप कोई डेटा निकाल लीजिए। जब से आज़ाद हुए मेरे ख्याल से डेटाज होंगे, सारे डेटाज होंगे।
आप निकाल के देख लीजिए किसी चीज़ को। मैं ये नहीं समझता इसमें बहस है कहाँ। डेटा आपकी फिंगर टिप्स पे है। मैं अपने पिताजी से कहता हूँ ये कॉफ़ी टेबल टॉक रह गई है। जब हमारे पास कोई काम नहीं होता ना तो हम इन मुद्दों को उठाते हैं, किसने क्या किया। कभी हमने पूछा हमने क्या किया, हमने क्या किया। कूड़ा तो हम अपना इंडिविजुअल बताइए। समरेंद्र प्रताप सिंह के हिसाब से जो ये 5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, योगी सरकार ने कुछ कामकाज किया है जिसकी वजह से दोबारा वो आए होंगे? मुझे लगता है कि किया है, और ये उनका पहला टेन्योर था, तो मुझे लगता है डेफिनेटली किया है। गोरखपुर की रूपरेखा में तो जहाँ से निकलता था वहाँ 20 मिनट कम से कम जाम लगता था सुरन पार करने के बाद। आज मुझे नहीं लगता। आपकी इवन ये फातिमा वाली रोड डेवलप हो रही है, थोड़ा सा जो इस सीज़न दिक्कत हुई, जो हकीकत है कि जो नालियाँ बनी कहीं ना कुछ फ्लॉ है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हुई है, लेकिन ठीक है, अगर है तो ये तो हर किसी की नज़र में आई है। सही करना मुद्दा है, सही होंगी, मौका तो दीजिए। हो रही है। कानून व्यवस्था के मामले में क्या कहना है? मुझे बहुत अच्छी लगती है। हत्याएं हो रही धड़ाधड़, एनकाउंटर भी तो हो रहे हैं धड़ाधड़, एनकाउंटर भी हो रहे हैं। इल्जाम लग रहा है कि अपने राजनीतिक दुश्मनों को ठिकाने लगाया जाए। यार इल्जाम तो मैं भी कुछ भी लगा दूं आप पे। केस तो करने के लिए एक बड़ा सवाल, अगर आपको मौका मिले, ये मेरा अपना सवाल है, मैं आपकी उस चीज़ को मतलब जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिले, समरेंद्र प्रताप सिंह को किसी दल में जाने का मौका मिले, कभी भविष्य में दिल में उम्मीदें जाग जाए कि यार मुझे भी कुछ पॉलिटिक्स में हाथ पैर आजमाना चाहिए, तो किस तरफ मूव होगा? जो देश के हित में उस समय काम कर रहा होगा। उस समय हर दिन बदल रही है दुनिया, तो उस समय जो काम कर रहा होगा उसके साथ जाएंगे, और नहीं करेगा तो फिर निकल भी जाएंगे। ये तो गारंटी है, ये है। चलिए, आपका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा, और जो कुछ भी आपने अचीव किया अपनी मेहनत के बलबूते, आपने बताया कि वो गमछा गले में पड़ा रहता था, है ना, और तमाम चीज़ें आपने बताई। मैंने ये भी पूछा कि ठाकुरों वाला टशन वहाँ पे नहीं आया, तो आपने बताया कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो चीज़ों को करना पड़ेगा, काम को करना पड़ेगा। और देश के तमाम युवा, तमाम चीज़ें होती हैं बेरोज़गारी को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर, मैं चाहूँगा कि आप उनको कोई ऐसा संदेश दें जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ ऐसा मतलब उत्पन्न हो, कुछ ऐसा पैदा हो, सकारात्मक सोच उत्पन्न हो कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, एक तो आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिव बातों से, जहाँ नेगेटिव सोच है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से। और आप मैं काफ़ी लोगों को सुनता रहता हूँ, इनफैक्ट मोटिवेशनल के लिए, जैसे कहते हैं मोटिवेशन, उसके जैसे एलॉन मस्क हो गया, KFC का फाउंडर हो गया, आपके माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आकिया वाले हो गए, ये इन्होंने फेलियर्स देखे हैं, यू नो, इतने फेलियर देखे हैं कि जितने आप और हम हो जाएं तो मुझे लगता है कि बिल्डिंग से कूद जाएंगे। फेलियर देखें, लेकिन क्यों उन्होंने देखे? क्योंकि वो फेलियर आप तब देखते हैं जब आप कोशिश कर रहे हो। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप फेलियर देखते हैं। जैसे हैं या तो उससे बदतर चले जाएंगे, उसे ठीक तो मुझे नहीं लगता, अनटिल अनलेस कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कहीं से। तो मुझे लगता है आप मेहनत कीजिए। जीवन में मानता हूँ 50 साल के स्पैन में चलता है, 50 से 55 जो आदमी काम करता है, मतलब आगे बढ़ के करता है, उसके बाद आपकी बॉडी अलाउ ना करे। पहले 30 साल इतनी मेहनत करिए आप कि जो आने वाले 20 साल आपके संभाल दे या पूरी ज़िंदगी संभाल दे। और नेगेटिव कभी मत होइए। फेलियर, जीवन में आगे बढ़ना है तो सही सोच और सकारात्मक सोच से आगे बढ़िए, पॉजिटिव बने रहिए। हाँ, देखिए आप भी एकदम सकारात्मक सोच से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपसे बढ़िया कौन सा मैं ये सारी बातें अपने दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ, ताकि है ना, चारों तरफ नेगेटिविटी है, लोग सोच नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम इन बातों को सुनकर के अगर कुछ सकारात्मक होता है तो बढ़िया होगा। मेरे ख्याल में, अगेन, मेरे फादर ने इतने तगड़े प्रिंसिपल इंडियन आर्मी के वो हैं प्रिंसिपल्स, मुझ में नेगेटिविटी कभी आई नहीं आज तक, और जब भी आई तो मैंने उसको एक कमरे में जाके और अपने अंदर सवाल करके उसको वहीं निकाल दिया। उस कमरे से बाहर जब आया तो मैं कभी साथ नहीं लेके आया। चलिए, आखिरी सवाल आपसे, क्या समरेंद्र प्रताप सिंह का समाज सेवा का सफ़र जारी रहेगा, या कोई आपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, संस्था वगैरह बनाई है जिसके थ्रू से आप आगे समाज की सेवा करेंगे? जी, हमने अभी हाल ही में, मैंने आपको बताया, जब ये कोरोना काल आया था तो मुझे लगा, हर इंसान को एक वक्त आता है जब रियलाइजेशन होता है कि यार हमने, जिस समाज ने हमको इतना दिया उसे हमें अपना, मैं समझता हूँ आपको, लोग कहते हैं 1/3, मैं समझता हूँ 2/3 आपको वापस देना चाहिए। 1/3 बहुत है हमारे जीने के लिए, अगर हम जी रहे हैं। हमने ओम शौर्य सेवा संस्थान बनाया, अभी सेवा संस्थान। जी, ओम मेरे फादर ओम प्रकाश सिंह का पहला वो है, शौर्य मेरा पुत्र है,
एंड ही इज़ अराउंड 11 ईयर्स ओल्ड, अब 4th क्लास में है, उसका नाम लेके, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे फादर मुझे लेके आए, मैं उसको लेके आया, इन दोनों का हर उस काम में होना ज़रूरी है जो मैं करूँगा। ये 2 कड़ियाँ हैं, मेरे एक ऊपर की, एक मेरे नीचे की। वो आगे लेके जाएगा और वो हैं जो यहाँ तक लेके आए, है ना। तो मेरा नाम आप देखें, मैं कहीं नहीं रखता। एक ने शुरुआत की, दूसरा आगे लेके जाएगा, विस्तार देगा। तो मैं ये सोचता हूँ मेरा नाम कहीं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो हूँ ही हूँ। वो तो अंडरस्टूड है कि उनका बेटा कौन है और इसका फादर कौन है, मेरे नाम की ज़रूरत है नहीं। तो हमने ये किया इनफैक्ट, और हम ये सामूहिक विवाह कराने जा रहे थे जब ये कोरोना भी आपकी सेकेंड वेव आई, और अनफॉर्चुनेट है इतनी ज़्यादा वेव बढ़ी हुई थी कि हम सामूहिक गैदरिंग कर नहीं पा रहे थे, तो हमें ड्रॉप करना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ जितने भी मंदिर, यहाँ मस्जिद है नहीं हमारे आसपास कहीं, और ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। मंदिरों का ही आप देखेंगे यज्ञ हो रहे हैं, और ये मंदिर यहाँ हमारे आगे हनुमान जी का एक मंदिर बन रहा है, उसके लिए अभी जयपुर से हमने, गांव वालों ने बड़ा आग्रह किया, तो स्थापना के लिए वो मूर्ति ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा हमें चंदा लगाना पड़ेगा। हमने कहा यार तुम चंदा मत लगाओ, मूर्ति हम लेके आएंगे। आई वेंट टू जयपुर अभी रिसेंटली, और वो मूर्ति आके मेरे निवास स्थान पे रखी है, और हनुमान जी की बहुत अच्छी प्रतिमा हम लेके आए, तो फरवरी में उसका स्थापना कराएंगे। और उसके अलावा मेरा ये विजन है कि अभी ये 2-4 महीने मॉनिटर करके जो नेक्स्ट लगन आएगी, हम सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो इस इलाके में नहीं हुआ कभी, हम उसको टेकअप करेंगे। ऐसे बहुत लोग पहले कभी हुआ है? यहाँ कभी नहीं हुआ, यहाँ कभी नहीं हुआ। यानी वो काम भी आपके द्वारा ही पहली बार मुझे करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ आप 3 चीज़ें दे दें, शिक्षा दे दें, दवा के पैसे, दवा अरेंज कर दें, और अगर लड़की का ब्याह करा दें, मैं समझता हूँ एक इंसान का जीवन 10 साल मिनिमम बढ़ जाएगा। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इससे हम गुजरे हुए हैं। ये 3 चीज़ें, समाज सेवा का सफर जारी रहेगा, ये रहेगा, 100% रहेगा। तो देखा आपने, हमने बात किया समरेंद्र प्रताप सिंह से, जो एक रिटायर्ड आर्मी मैन के बेटे हैं, और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जद्दोजहद करते हुए देश विदेश गए, तमाम जगहों पर उन्होंने काम किया, और फाइनली वो इंडिया में आते हैं और कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, यहाँ वहाँ का जाना आना, अब मुझे अपने देश में कुछ करना है। तो उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारा परिश्रम करके, बहुत सारे रातों की नींद को गायब करके, और दिन के चैन को गायब करके, उन्होंने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में अपने कदम को आगे बढ़ाया, और आज जो कुछ है वो इतिहास है। वो कहते हैं कि जीने के लिए 1/3 ही काफ़ी है, और 2/3 हिस्सा कहते हैं वो समाज को देने का काम वो करेंगे, और करना सभी को चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें आती हैं, आप अगर इस तरह से कुछ गेन करते हैं, जैसा समरेंद्र ने बताया हमें कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र में पहला सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित करूंगा, और तमाम उन चीज़ों को करूंगा जिससे क्षेत्र के लोगों का भला हो सके। हम चलते रहेंगे अपने ऐसे ही सफ़र में, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग लोग मिलेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को, उनके अनुभव को आप सभी के साथ साझा करेंगे। हमसे बातचीत करने के समरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much, and I think it was so nice of you coming here. Thank you so much.